हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी पर। आज आपका आपका बड़ा भाई अर्थात हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यह याद कर लेते हैं, अगर आप हम जो बताएंगे अगर आप उतना सुन लेते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आज से बाहर एक भी सब्जेक्टिव, एक तो हम आपको पहले ही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं। अगर आप वह ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो पहले वह वीडियो देख लीजिए ताकि आपका उस सब्जेक्ट मतलब यस सब्जेक्ट से एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चलते हैं 1 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है? देखिए उत्तर मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। मतलब मेजनी जो है मेजनी जो है इसके जर्मनी इटली के एकीकरण का में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। अगर आपके लिए कोई बढ़िया काम करे, देखिए जैसे कि आप कोई तकलीफ में है, मतलब कोई समस्या में, अगर आपका कोई हेल्प कर देता है उस समय पे, तो आपके लिए वह व्यक्ति क्या होता है? मसीहा होता है, पैगंबर होता है, भगवान के समान होता है। उसी प्रकार मैग्नी जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लोग इसको पैगंबर का उपाधि देता है। क्या? पैगंबर, मतलब इनको लोग पैगंबर मसीहा समझते हैं। मैग्नी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। मतलब मैग्नी जो है एक क्या है? एक कार्बोनरी दल है जो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने, सभी यूरोप के नागरिकों में, उसके दिलों में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद फैलाने में एक क्या भूमिका निभाता है? कार्बोनरी एक दल है। जैसे कि हमारे देश में भी कांग्रेस बीजेपी दल होता है जो हमारे देश को चलाता है, उसी प्रकार जो है कार्बोनरी दल है जो कि यूरोप के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना फैलाता है। तो मैजनी जो है एक क्रांतिकारी नेता होता है जो कार्बोनरी सदस्य में जुड़ता है और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने में मदद करता है। इस दल का वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार था। क्या था? गणतांत्रिक मतलब जो देश आजाद, मतलब जो गुलाम था उसको आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गणतंत्र मतलब क्या होता है? आजादी। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थन था और तथा साहित्यकार था। उसके लेखों से इटली के लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। मतलब यह जो कार्बोनरी दल से जुड़े हुए थे, यह लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में मदद करता है लोगों के अंदर। तो यह क्या लेखों में इटली के लोगों में उत्साह, मतलब इसके लोगों के अंदर राष्ट्रवाद फैलाता है, उत्साह फैलाता है कि यह आपका देश है, आपके देश में मतलब आप पर अन्याय किया जा रहा है, इस देश पर अन्याय किया जा रहा है, तो आप जो है इसके विरुद्ध में खिलाफ में आप उतरिए, आंदोलन करिए। उसी प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाते हैं मेजनी जी कार्बोनरी दल से जुड़ करके। उसके बाद जो है इनको जो है भगा दिया जाता है, मतलब किसी प्रकार पकड़ा जाता है और उनको जर्मनी से इटली से निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? इटली से निकाल दिया जाता है। और उनके बाद पुनः यह यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना करता है। इनका खुद का दल है यंग यूरोप यंग इटली। देखिए लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। 1830-31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप का गठन किया। वह ऑस्ट्रिया का प्रभाव से इटली को मुक्त करना चाहता था। मतलब ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, वो नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो देखिए वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था। मतलब ऑस्ट्रिया का अधिकार था, मतलब उसको गुलाम बनाकर रखना चाहता था ऑस्ट्रिया के चांसलर। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली के मुक्त
कराना चाहता था। 1848 ईस्वी में इटली के एकीकरण का प्रयास किया गया, परंतु वह असफल रहा और उसने पलायन करना पड़ा। मतलब जैसे कि हमने आपको अभी तुरंत बताया कि उनको जो है देश से निकाल दिया गया और वह पुनः यंग यूरोप, यंग इटली का जो है संस्थापक बन गया और दल का गठन किया और पुनः इटली आता है और इनको एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम आपको बता देते हैं कि इटली जो है पहले 7 भागों में विभाजित था। कितना? 7 भागों में विभक्त था। 7 खंडों में यह जो पहले टुकड़ा था 7, और जर्मनी 39 टुकड़ा था पहले। मगर अभी जो है एक देश है, मगर वो पहले के जमाना में जर्मनी जो है पहले जब एकीकरण नहीं हुआ था जर्मनी का 39 टुकड़ा था और इटली का 7 टुकड़ा था। कितना? 7 टुकड़ा था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गैरीबाल्दी के कार्यों की रचना करें। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, गैरीबाल्दी के कार्यों की चर्चा करें। क्या है? गैरीबाल्दी पेशे से एक क्या था? गैरीबाल्दी पेशे से एक नाविक था। क्या था? पेशे से एक नाविक था। और इटली के एकीकरण, गैरीबाल्दी जो है ये इटली के एकीकरण में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि दक्षिणी भाग पर स्पेन का कब्जा होता है और यह लाल कुर्ती का गठन करके वहां से स्पेन को भगाता है। क्या करता है? स्पेन का जो कब्जा था, जिस प्रकार हमारे देश पर इंग्लैंड का कब्जा था और हमारे क्रांतिकारियों ने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ, उसी प्रकार इटली में जो है गैरीबाल्दी पेशे से नाविक था और इन्होंने लाल कुर्ती का गठन कर स्पेन का जो कब्जा था इटली के दक्षिणी भाग पर, उसको वहां से उखाड़ फेंकता है और इस प्रकार जो धीरे धीरे इटली का एकीकरण करता है। इटली के, देखिए गैरीबाल्दी के कार्यों की चर्चा करें। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्दी का महत्व योगदान था। क्या था? महत्व योगदान था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती का लाया। हमने अभी तुरंत बताया कि इन्होंने एक दल का गठन, एक जो है लाल कुर्ती का गठन किया जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े और उनको जो है स्पेन को भगाने में बहुत मदद किया। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। मतलब इटली के दक्षिणी भाग पर जिस पर स्पेन का कब्जा था वह सिसिली था। क्या था? सिसिली था। और उन पर से स्पेन को भगाया, गणतंत्र की स्थापना किया। वह पोप, मतलब इटली के मध्य में जो है पोप का कब्जा था। क्या था? पोप का कब्जा था और वहां पर से भी उनको वहां भगाना चाहता था। कौन? गैरीबाल्दी। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। गैरीबाल्दी पेशे से एक नाविक था। इस प्रकार इसका यह आंसर हो जाएगा। हमने आपको पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव इसका बता रहे थे तो उसके साथ साथ हमने इसके बारे में एकदम विस्तार से चर्चा करके आपको बताया था। अगर आप वह देख लेते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आप अगर वह सुन लेते हैं तो आप इनका आंसर आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खुद ब खुद इनका आंसर आप खुद बना के लिख सकते हैं। मतलब हमने जो आपके सामने लिख कर लाया है या ना लिख करके आप इनका आंसर खुद बना सकते हैं, अगर वह वीडियो आप देख लेते हैं तो। अगर वह वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर के वह वीडियो देख लीजिए, उनके बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि अब इस क्वेश्चन का आंसर हम खुद लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्न 3 नंबर की ओर। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका क्या थी? मतलब ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। देखिए आंसर, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। क्या था? विरोधी था। यह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, मतलब एक साथ हो। इटली पहले 7 टुकड़ा था और इसका जर्मनी का 39 टुकड़ा था। कितना? 39 टुकड़ा था। तो ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। इटली में वेनेसिया और लैम्बोर्डिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सेडोवा के युद्ध 1866 में ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। इस प्रकार जो है मतलब बहुत सारे क्रांतिकारी करना पड़ा, जिसके बाद ऑस्ट्रिया का उस पर से प्रभाव हटा। जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य था। क्या था? शक्तिहीन मतलब जिसके पास शक्ति ना हो, पावर नहीं हो, अधिक शक्तिहीन था संघ राज्य। उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप चलते हैं चौथा प्रश्न नंबर की ओर। वियना कांग्रेस, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, वियना कांग्रेस जो है मतलब मेटरनिक, मतलब 4 देशों ने मिल करके जो इसको हराया था, जर्मनी को जो हराया था, उनके बाद जो है
उनके बाद जो है वियना कांग्रेस का स्थापना करता है, मेटरनिक इसके अध्यक्ष होते हैं। और यह जो सम्मेलन वियना क्या है, वियना ऑस्ट्रिया का राजधानी है। क्या है? ऑस्ट्रिया का राजधानी है। क्या है? ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रिया नहीं समझिए, ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और यहाँ पे जो है वियना कांग्रेस का सम्मेलन होता है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए, मतलब इनकी 2 उपलब्धियां बताइए, इन्होंने क्या क्या किया। तो देखिए आंसर, वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी, नंबर 1 नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। दूसरा हो जाएगा फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। मतलब स्पेन में जो है बुर्बो राजवंश को फिर से, बुर्बो राजवंश के नेता जो फ्रांस के जो थे कौन थे, लुई सोलमा। कौन थे? लुई सोलमा थे। कौन थे? लुई सोलमा थे। फ्रांस में लुई सोलमा को राज गद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रिया राज्य परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन, पुरानी सत्ता की बहाल किया गया। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं 5 नंबर की ओर। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? देखिए आपके लिए यह जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा सका है, मतलब पूछा जा सका है, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो देखिए आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, और यह जो प्रश्न हम आपके सामने जो लेकर के आए हैं, आप इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? आंसर देखिए, 1830वीं क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में ग्रीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। मतलब समाजवादी यह नहीं था, राष्ट्रवादी भी नहीं था, प्रतिक्रिया मतलब निरंकुश राजा था एक तरह से। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थीरियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी मतलब जो क्रांतिकारी था, नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी क्रांति आरंभ हो गई। यह दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। यह जो प्रश्न है आपके एग्जाम में जो है 90% आने की चांस है। क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? यह क्वेश्चन जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी प्रश्न की ओर। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करें। उत्तर, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में फ्रांस की क्रांतिकारी तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। किनका? नेपोलियन का। किनके? यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस में सत्ता पर अधिकार करते हुए 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन बैठा। मतलब जब वह 1804 में वह गद्दी पर बैठा, और 1804 से 1815 ईस्वी तक वह फ्रांस की गद्दी पर बैठा रहता है। उनके बाद जो है 4 देशों के राजा जो है इन पर आक्रमण करके इनको सत्ता से उखाड़ फेंकते हैं, और पुनः जो है राजा का शासन मतलब राजतंत्र लाना चाहते थे। तो सम्राट के रूप में उसने ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके साथ ही फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्यों में वैसे ही संस्थाएं स्थापित की गई जो फ्रांस में प्रचलित थी। मतलब पुनः वही स्थापना जो है स्थापित किया गया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन जो है एक मतलब यूरोप का जो है सबसे प्रसिद्ध नेता है। क्या है? प्रसिद्ध मतलब यूरोप फ्रांस में बहुत ही अच्छा काम किया जनता के लिए, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुसत्ता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन के
अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। मतलब निपोलियन जो है अपने फ्रांस जब वह अपने नेता में जो है राष्ट्रवादी भावना जगाया और 1804 से 1815 ईस्वी तक जो उसने काम किया फ्रांस में, उसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। इस प्रकार से यह प्रश्न समाप्त होती है और यह जो प्रश्न है आप दिमाग में बैठा ही लीजिएगा कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने की गारंटी है। तो अगर यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, ताकि अगला आपका दोस्त भी अपने सपनों को जो है अपने सपनों को पा सके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।